नमस्कार। स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के इस सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज द हिंदू में से एकमात्र लेख के बारे में बात करनी है। वही एक वर्दी आर्टिकल था हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से, ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया में से कोई अच्छा लेख था, ना तो इंडियन एक्सप्रेस में से था। और हिंदू में भी एक ही लेख अच्छा था जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को उजागर करता है। हमें मालूम है कि इंटरनेशनल रिलेशन के साथ हमने कई सारी जो है चर्चाएं करी है, उसको आधार बनाकर, उसको साथ में रख कर। मगर यहाँ अगर सनदी सेवा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें, उसके सिलेबस की बात करें, उनके प्रश्न पत्रों की बात करें, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका प्रभाव बहुत ही रहता है परीक्षाओं में। अक्सर ऐसे मुद्दों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम भी यहाँ हमारी तैयारियों में इन विषयों के ऊपर, इन विशेष विषयों के ऊपर काफ़ी भार देते हैं और काफ़ी सारी चर्चा भी करते हैं। रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन के तहत ही हमने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में कई सारी चर्चाएं की है, जिसमें सार्क का समावेशन होता है, यूनाइटेड नेशंस का समावेशन होता है, या आसियान है, ठीक है, RCEP है। मगर बिम्स्टेक के बारे में आज दिन तक हमें ऐसा कोई ठोस टॉपिक नहीं मिला था, कोई मुद्दा नहीं मिला था, जो आज हमें मिल गया है। तो इसी के तहत हम लोग बिम्स्टेक को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे, हमारी परीक्षाओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज इस पूरे लेख की चर्चा करेंगे। आपको दृश्यमान इसका टाइटल बिम्स्टेक नीड्स टू रीइन्वेंट इटसेल्फ, यानी कि बिम्स्टेक का रिजुविनेशन, उसका पुनर्निर्माण आज समय की मांग है। जो ढांचा, जो संरचना बिम्स्टेक की आज दिन तक रही है, वो अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रही है। इसको फिर से प्रभावित बनाने के लिए, इसे जो है ताकतवर बनाने के लिए हमें इसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, इसको रिनोवेट करना पड़ेगा। तो देखेंगे एस जयशंकर के द्वारा जो बड़े बयान आए हैं, जो बड़ी बातें आई हैं, उनका भी यहाँ विश्लेषण हम लोग करेंगे, जो कि उन्होंने बिम्स्टेक की वर्चुअल समिट में उन्होंने हमारे सामने रखी थी। उन सारी चीज़ों का भी विश्लेषण करेंगे। मगर उससे पहले कवर स्टडी कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, बिम्स्टेक इनिशिएटिव का एक प्रतीकात्मक चित्र है, जिसमें उसके सभी राष्ट्र ऊपर दृश्यमान है। कुल 7 राष्ट्रों से बना यह गुट है, और बे ऑफ बंगाल के रीजन में जो राष्ट्र बसे हैं उनको साथ में लेकर चलने की बात है। उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। नीचे एस जयशंकर का फोटोग्राफ है, ये वर्चुअल समिट का ही फोटोग्राफ है, ठीक है, जो 1 अप्रैल को हुई थी, और कहा जा रहा है कि ये 17वीं समिट थी मिनिस्ट्रियल लेवल की। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और वहीं से जो एस जयशंकर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की है, जो कि हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। एक विद्यार्थी के तौर पर भी संधि सेवा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, उसके साथ एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी हमें ये सारी बातें जाननी ज़रूरी होती है। तो देखेंगे इस पूरे सेशन की शुरुआत यह तस्वीर से करेंगे, जो आज के द हिंदू में छपी है, और राजीव भाटिया नामक लेखक के द्वारा ये लेख लिखा गया है। ये एक रिसर्चर है राजीव भाटिया, और फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं इंडिया के टू म्यांमार। तो उनको इस पूरे क्षेत्र की समझ भी है, उनकी ये कर्मभूमि रही है। और अगर लेख की बात करें, लेख की अगर गुणवत्ता देखें, इसकी क्वालिटी देखें, तो बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही उच्च गुणवत्ता का यह आज का लेख है, जो कि हमें कई सारी माहितियाँ हमारे सामने रखेगा। यहाँ डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, मगर हमारे समझने की सहूलियत के लिए हमने इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूँगा। प्लस अगर यहाँ विषय संबंध देखा जाए इस मुद्दे का, हमारी संधि सेवा और उसकी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, तो यहाँ GS पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशन खंड है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और इंटरनेशनल रिलेशन में भी इंडिया रीजनल इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जो क्षेत्रीय हित है वो जुड़ा हुआ है आज के इस मुद्दे के साथ, और ये पूरे आज के जो चर्चा के केंद्र में है उस संगठन के साथ। अगर बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक के साथ भी भारत का यहाँ क्षेत्रीय हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भारत के क्षेत्र की ही बात है, बे ऑफ बंगाल रीजन की बात है, जिसके ऊपर भारत जो है वो प्रभावी है। इंडिया इज डोमिनेटिंग
द एंटायर बे ऑफ बंगाल रीजियन। तो इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से आज का ये मुद्दा हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसीलिए हमारी रिसर्च टीम ने भी इसे ही सिलेक्ट किया और आज मैं आपके सामने इसे रख रहा हूँ, ताकि जो तैयारी करते बच्चे हो, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हो, जो अपनी तैयारियों को समर्पित हो या अपने तैयारियों की तरफ समर्पण का भाव रखते हो, उनके लिए आज का ये जो सत्र है वो बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकता है। घर बैठे आप लोग यूट्यूब के माध्यम से ही आप इन ऐसे कंटेंट रिच लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। प्लस अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आप सीरियस छात्र हैं, सनदी सेवाओं की परीक्षा देना चाहते हैं या उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका जीएस हम घर बैठे तैयार करवाएंगे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही तैयार होगा, यूट्यूब पर ही तैयार होगा। आप आज ही जुड़िए ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाए, ताकि अपडेट्स जो है वो तुरंत आप तक मिले, आप तक पहुँचे। प्रतिदिन हम लोग रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के कार्यक्रम के तहत जनरल स्टडीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से गहरा अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अन्य प्लेटफॉर्म की तरह हम लोग मात्र और मात्र एडिटोरियल्स को एलोन नहीं देखते, मगर उसे एक गेटवे टू जनरल स्टडीज़ के रूप में देखते हैं, उसे एक गेटवे टू आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग के रूप में देखते हैं। तो इसी के कारण हमारा इसी कार्यक्रम में जो जीएस का पोर्शन है वो काफ़ी कवर होता है। स्टैटिक भी होता है, करंट भी होता है, जो आपको फायदा कर सकता है। एवरी डे सुबह 8 बजे हमारे जो सेशंस है वो ग्रोथ मोड यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के तहत यूट्यूब के ऊपर प्रीमियर होते हैं। तो आप लोग रोज सुबह की शुरुआत जो है वो ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट रिच रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशंस के साथ कर सकते हैं। प्लस हम लोग स्टैटिक विषय के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रहा है, हाइपोथेसिस जिसे हमने नाम दिया है, जिसमें फिलहाल तो वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी सारी प्राचीन सभ्यता हमने देख भी ली है और आगे देख रहे हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन ए वेरी नियर फ्यूचर, हम लोग वहाँ अन्य स्टैटिक सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्लस इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज चल रही है, जिसमें 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। चैप्टर वाइज यहाँ लेक्चर्स आ रहे हैं। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने ये कंटेंट रख रहा हूँ, तो आपको ये फ़ायदा कर सकता है। आपको मात्र और मात्र समर्पित होकर ग्रोथ मोड यूपीएससी के चैनल को फॉलो करना है। आपका जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। प्लस वीकेंड सीरीज भी चल रही है ग्रोथ मोड यूपीएससी के तहत, जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण कानून ऐसे हैं जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो, उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो आप वो भी बिल्कुल देख सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, आप ज्ञानवर्धक हो सकते हैं। तो यही बात है, तो जुड़े हैं आज ही ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके, वैल्यू रिच कंटेंट पहुंच सके। अब आते हैं आज की मूल बात पर। तो ये तस्वीर थी, अब हमें आज का एजेंडा देखना है। आमतौर पर इस सत्र को हम लोग 3 विभागों में, 3 चरणों में देखते हैं। सबसे प्रथम चरण में निष्कर्ष की बात करते हैं, वहाँ लेख का आधार समझते हैं, लेखक क्या बात करना चाहते हैं, उसकी दशा समझते हैं। साथ ही में उसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण बातें लेख में छपी हो, लेखक के द्वारा, लेखक का संशोधन हो, कुछ माहितियाँ हो, तथ्य हो, आंकड़े हो, उनको हम लोग यहाँ दूसरे चरण में, यानी कि महत्वपूर्ण बातों के चरण में देखते हैं। और तीसरे चरण में परीक्षा लक्षी, परीक्षा संबंधी जो कोई एलिमेंट्स हो, जो एडिटोरियल्स में छूटते हो, तो उसको हम लोग यहाँ कंपेंसेट करते हैं। ये हमारे इनपुट्स रहते हैं, ग्रोथ मोड यूपीएससी की टीम के इनपुट्स रहते हैं, जो कि आपको आपके परीक्षा में फायदे रूप साबित हो सकते हैं। तो यही बात है। अगर आज के इस सत्र की बात करें तो 3 चरण में देखना है। सबसे प्रथम हम लोग निष्कर्ष देखेंगे, फिर दूसरे चरण में हम लोग संशोधित तत्व देखेंगे, क्योंकि थोड़ी भिन्नता है आज, और तीसरे चरण में हम लोग महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। भिन्नता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हमें बिम्स्टेक के बारे में जो यहाँ लेखक ने हमारे सामने विचार रखे हैं उनको समझना है, उनको याद रखना है। तो उसके लिए हमारे पास एक बिम्स्टेक का आइडिया होना ज़रूरी है। तो ब्रीफली हम लोग यह संशोधित तत्वों में ब्रीफली हम लोग अबाउट बिम्स्टेक देखने का प्रयास करेंगे। अबाउट बिम्स्टेक, और ये मेरा निजी मानना है कि एक बार हम लोग अबाउट बिम्स्टेक समझ गए तो उसके बाद जो लेख में दी हुई बातें हैं वो समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वरना क्या होगा कि महत्वपूर्ण बातें
हमारे दिमाग के ऊपर से जाएगी, क्योंकि हमें बेसिकली मालूम ही नहीं होगा कि बिम्स्टेक क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सभ्य देश है। तो यही कारण के वजह से हम लोग आज सबसे प्रथम निष्कर्ष देखेंगे, उसके बाद दूसरे चरण में संशोधित तत्वों को देख लेंगे, और फिर तीसरे चरण में महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। शुरू करेंगे निष्कर्ष से। 3 मुद्दे हैं। सबसे प्रथम मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखा, 70वीं समिट मिनिस्टरियल हुई, ये वर्चुअल थी, क्योंकि हमें मालूम है कोरोना महामारी है और इसकी वजह से असेंबली ऑफ पीपल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल अधिकांश रूप से बाधित है। तो इसी की वजह से वर्चुअल समिट हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। और इस वर्चुअल समिट में हमारे प्रतिनिधि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बिम्स्टेक के पटल के ऊपर रखी, जो कि बिम्स्टेक के भी हित में है और पूरे क्षेत्र के हित में भी है, साथ में भारत के हित में तो है ही है। उसके बाद निष्कर्ष का तीसरा चरण देखें तो वही देखना है कि लेखक राजीव भाटिया ने यही बात का आधार लेकर अपना जो संशोधन था, अपना जो अनुभव था, वो हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इन द फॉर्म ऑफ एडिटोरियल। संपादकीय लेख के रूप में उन्होंने अपना निजी मानना हमारे सामने रखा, अपना ओपिनियन हमारे सामने रखा, उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। मगर मैंने आपको कहा कि सबसे प्रथम उसे समझने के लिए, हमारे माननीय लेखक राजीव भाटिया की बातों को समझने के लिए हमारे पास बिम्स्टेक का एक लूज आइडिया होना अनिवार्य है। तो उसको लेने के लिए हम लोग निष्कर्ष के बाद सीधा संशोधित तत्व देखेंगे, जिसमें हमें बिम्स्टेक के बारे में कुछ देखना है। देखिए यहाँ विकिपीडिया की तस्वीर है और यहाँ जो ग्लोब में डार्क कलर्ड नेशंस है, ग्रीन कलर्ड नेशंस है, वो इसके सभ्य देश है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ आने वाले सभी देश, लगभग सभी देश बिम्स्टेक के सभ्य राष्ट्र है। अब इसका सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है, ये भी याद रखने वाली बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हिंदी और इंग्लिश है। मेंबरशिप देखें तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। कुल मिला के 7 सभ्य राष्ट्र है। चेयरमैनशिप की बात करें तो श्रीलंका की चेयरमैनशिप हाल चल रही है, जो 2018 से शुरू हुई थी और फिलहाल चल ही रही है। और साथ ही में सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो भूटान के तेंजिन लेकपेल इसके वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है। वैसे तो नाम नहीं पूछे जाते हैं, मगर हमें देख लेना चाहिए, अगर कोई वाक्य में, कोई कथन में इसका नाम दे भी दिया हो तो हमारी भूल ना हो। और साथ ही में अगर इस एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1997 में इसका जो है गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी और इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्योंकि जब बैंकॉक में जो 4 फाउंडर मेंबर नेशंस थे, उनकी जब बैठक मिली तो वहीं तय किया गया था कि ऐसा संगठन हम लोग लाना चाहते हैं या ऐसा संगठन हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। तो इसीलिए इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो यही शहर है जहां यह समझौती तय हुई थी। शुरुआत में मात्र और मात्र 4 ही सभ्य राष्ट्र थे और शुरुआती संगठन का नाम BISTEC था, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये 4 राष्ट्रों के द्वारा सबसे प्रथम बार इसकी स्थापना हुई। फिर बाद में इसी साल 1997 में ही जून में इसकी स्थापना हुई, 6 जून 1997। फिर दिसंबर में 1997 में ही म्यांमार की एंट्री हुई इस संगठन में, म्यांमार एंटर्ड।
म्यांमार को भी सदस्यता प्राप्त हुई और इसके साथ इस संगठन का नामकरण भी हुआ, नाम में भी फेरफार किया गया। ये जो बिस्टेक था वो हो गया बिम्स्टेक। सी म्यांमार बीच में आ गया। फिर कुछ सालों के बाद नेपाल एक ऑब्जर्वर राष्ट्र के रूप में इसका हंगामी सदस्य बना, टेम्पररी सदस्य बना, और आगे चल के 2004 में, फरवरी 2004 में फरवरी 2004 में नेपाल एंड भूटान दोनों सदस्य बने। कुल 7 सभ्य बन गए। कुल 7 सभ्यों का यह समूह बन गया, जो कि 4 सभ्यों से शुरू हुआ था। फिर आगे इसी साल जुलाई 2004 में इसका फिर से नामकरण कर दिया गया, इसका नाम फिर से बदल दिया गया और कर दिया गया आज का जो नाम है वो बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये नाम बदलकर कर दिया गया। जो नाम पहले इनिशियल्स के साथ चलता था, अब उसे एक उद्देश्यपूर्ण नाम मिल गया यह संगठन को। ठीक है, मगर कहा जा रहा है कि शुरुआती समय में इस संगठन के स्थापना के बाद कुछ वर्ष ये बहुत ही धीरा चला, इसमें गतिशीलता देखने को नहीं मिलती थी। मगर जब से भारत ने इसको अग्रता दी है, भारत ने इसको प्रायोरिटी दी है, तब से पूरे विश्व का ध्यान यहाँ पड़ा है, इस संगठन के ऊपर पड़ा है, और इस संगठन का विकास भी धीरे धीरे अब आगे तेज होता जा रहा है, गति पकड़ रहा है या गतिशील हो रहा है। तो ये है बिम्स्टेक के बारे में, ये सारी चर्चा है जिसमें हमने कई सारी बातें देखी, कई सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया। अब समझना है कि सभी राष्ट्रों के बीच में कौन कौन से क्षेत्रों में सहयोग होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सूची है तैयार। देखिए, ऑब्जेक्टिव है और उसके साथ यहाँ हमारे पास सेक्टोरल सूची है, क्षेत्रों की सूची है। देखेंगे objective, there are 14 main sectors of BIMSTEC along technological and economic cooperation among South Asia and Southeast Asian countries along the coast of Bay of Bengal. सबसे प्रथम उसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरी, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिविएशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, environment and disaster management, people to people contact, cultural cooperation and climate change. So these are the sectors, these are the sectors which gains the cooperation of member states or a nation of BIMSTEC organization. उसमें कहा जा रहा है कि 7 से 13 ये जो एंट्रीज है ये बाद में जोड़ी गई, न्यूली एग्रीड सेक्टर्स। सबसे प्रथम ये 6 सेक्टर में ही मात्र और मात्र सहयोग मिलता था अप टू फिशरी, मगर उसके बाद 2005 में 7 से 13 विषयों को उमेरा गया, यानी कि सहकार को बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम यहाँ लिया गया। और 2008 में क्लाइमेट चेंज को भी शामिल कर लिया गया। 2008 में ये आए 2005 में। तो ये सारा बाइफर्गेशन है, ये सारी बात है। तो ये बात रही बिम्स्टेक के बारे में। अब महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। बहुत ही अच्छी बातें की हुई है, बहुत ही अच्छी बातें हमारे मेंस के उपयोग में भी आ सकती है। साथ ही में जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, उसमें भी हमें काफ़ी उपयोगी हो सकती है। देखेंगे, देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बातों को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 4 भागों में विभाजित कर दिया है ताकि हमें समझने के लिए बहुत ही आसानी हो। तो ये 4 भाग है। सबसे प्रथम बैकग्राउंड की चर्चा है, उसके बाद राइज ऑफ बिम्स्टेक है, कैसे बिम्स्टेक का जन्म हुआ, जन्म से आज दिन तक की सफ़र, उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ें हम लोग यहाँ तपासेंगे। फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे कि रिसेंट पास्ट में कौन कौन से ऐसे प्रभावी डेवलपमेंट आए जो बिम्स्टेक की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही में आखिरी में
हर्डल्स को देखेंगे कि कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आज बिम्स्टेक को बढ़ने से रोक रही है। तो इत्यादि चीज़ों की चर्चा जो लेखक ने यहाँ हमारे सामने करी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हम लोग यहाँ इसे 1 बाय 1 इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक देखेंगे, समझेंगे और हमारे दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। जिसमें सर्वप्रथम हमें बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड में एक ही बात है जो यहाँ हमारे सामने है कि महामारी जब से शुरू हुई, हमें मालूम है कि पिछले साल से लॉकडाउन लगने लगा था, तो कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, कोई भी ऐसा बिम्स्टेक के सिवा, कि जिन्होंने अपनी गतिविधियां रोक ली हो। ठीक है, सारे संगठन फ्रॉम G20 टू यूनाइटेड नेशंस, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आसियान तक, सारे के सारे जो संगठन थे उन्होंने महामारी के मध्य में ऐसे क्राइसिसफुल पीरियड में अपनी गतिविधियां शुरू रखी, मगर बिम्स्टेक ने अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है, एक सकारात्मक बात है, विश्व को इसकी नोंद लेनी चाहिए। तो यहाँ लेखक ने सबसे प्रथम बैकग्राउंड में ये बात बोली है। G20 टू यूनाइटेड नेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू आसियान, सबने अपने कार्य चालू रखे हैं और इतना तक रुके नहीं। G20 की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और आसियान की बैठकों भी हुई। ठीक है, फिजिकल मीटिंग भी यहाँ की गई थी महामारी के मध्य में, 2020 में की गई थी, 2021 में भी हुई। ठीक है, मगर यहाँ बिम्स्टेक एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे सामने आया, एक उदाहरण बिम्स्टेक ने प्रस्थापित किया। बिम्स्टेक की गतिविधियां शून्य, तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बात है और जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व को इसकी नोंद लेनी चाहिए। तो ये बात रही बैकग्राउंड की। अब दूसरा चरण है जिसमें हमें राइज ऑफ बिम्स्टेक देखना है। राइज ऑफ बिम्स्टेक तो हमने देख लिया कि 1997 में 4 राष्ट्रों ने मिलकर, इंक्लूडिंग इंडिया, 4 राष्ट्रों ने मिलकर भारत सहित इस संगठन की रचना की थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि इसकी समझौती बैंकॉक के एक शहर में हुई थी, बैंकॉक देश में हुई थी। मगर उसके स्थापना के 20 वर्ष के बाद भी कोई खास प्रभावी गतिशीलता गैरहाजिर। अपने कारण है इसके, मगर यहाँ मात्र और मात्र में यही बात समझनी है कि 20 वर्षों के बाद, लगभग 2 दशकों के बाद भी इसमें हमें गतिशीलता देखने को नहीं मिलती। इसका प्रभाव बढ़ने की शुरुआत जब से भारत ने इसको अग्रक्रम में रखा, जब से भारत ने इसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, तब से इसकी महत्वता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। भारत के लिए अग्र बिम्स्टेक, भारत सार्क को पीछे छोड़ रहा है धीरे धीरे और बिम्स्टेक को आगे कर रहा है, बिम्स्टेक को प्रोत्साहन दे रहा है, इसको बढ़ा रहा है। तो अपने आप में ये बिम्स्टेक के लिए भी सकारात्मक बात है, इसके भविष्य के लिए भी सकारात्मक बात है और पूरे रीजन के लिए भी अच्छी बात है। तो यहाँ से इसका धीरे धीरे महत्व अब बढ़ने लगा है, विश्व भी इसे पहचानने लगा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सार्क के ऊपर भारत आज बिम्स्टेक को जो है चुन रहा है, तो ये अपने आप में बिम्स्टेक के लिए बहुत ही बड़ी बात है। प्लस बिम्स्टेक का ढांचा देखें, संरचना, तो आज संरचना थोड़ी बदलनी चाहिए और ये बदलाव समय की मांग है। क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बिम्स्टेक थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, तो इसे फर्दर इंट्रोस्पेक्शन करना होगा इस संगठन को और अपने में जो ज़रूरी फेरफार है, जो सुधार है, वो भी करने होंगे। तो यहाँ ये एक समय की मांग है।
फोर्थ लीडर समिट, फोर्थ लीडर्स समिट जो कि 2018 में हुई थी और नेपाल के काठमांडू में हुई थी, नेपाल। इसमें इसकी संरचना को सुधारने के लिए, सुधारने हेतु कुछ अहम निर्णय लिए गए थे और जो सभ्य राष्ट्र है वे सारे सहमत हुए थे कि यस, हमें अब बिम्स्टेक में कुछ सुधार करना होगा। और ये सुधार का मुख्य उद्देश्य था इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। जो आज कोऑपरेशन मौजूद है उससे भी ज्यादा कोऑपरेशन चाहिए और इसीलिए इसके जो है इसके ढांचे में, इसकी संरचना में फेरफार भी जरूरी है, सुधार भी अनिवार्य है। नया चार्टर लाने की योजना के ऊपर भी सभी राष्ट्र बात कर रहे हैं। इसके ऊपर काफी अहम निर्णय भी लिए गए हैं और लगभग सभी राष्ट्र राजी है कि एक नया चार्टर बिम्स्टेक में एडॉप्ट किया जाए ताकि बिम्स्टेक की जो फाउंडेशन, उसका जो स्टोन है, उसकी जो नींव है वो मजबूत बने और आगे चलकर बिम्स्टेक एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर विश्व के सामने खड़ा रहा है। तो इसके लिए भी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस चार्टर का एक ही मूलभूत उद्देश्य है और ये मूलभूत उद्देश्य है कि ए पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन, शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ यानी कि सतत जो क्षेत्र है वो बे ऑफ बंगाल का बनना चाहिए। ऐसे उद्देश्य के साथ ये नया चार्टर बिम्स्टेक में लागू किया जाएगा, ऐसी सबको आशा है। प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें मालूम है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो जब दूसरी बार उनका शपथ ग्रहण समारोह था चुनावी नतीजे के 2 दिन बाद, तो इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सार्क के नेताओं की जगह बिम्स्टेक के नेताओं को आमंत्रित किया था। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा संदेश है। ये हमारी प्रायोरिटी दर्शाता है कि भारत जो है वो किस बाजू जाना चाहता है, भारत किस दिशा में किन किन समूहों के साथ, किन किन गुटों के साथ कार्य करना चाहता है। तो ये सबसे बड़ा संदेश है। और इस समारोह के कुछ ही दिन बाद हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने बहुत ही अच्छा निरीक्षण किया था और उन्होंने कहा था दैट इंडिया सी ए मिक्स ऑफ पॉजिटिविटी, एनर्जी, माइंडसेट एंड पॉसिबिलिटी इन द एंटायर बिम्स्टेक रीजन। तो ये भी बयान हमें ये मानने के ऊपर मजबूर करता है कि भारत के लिए बिम्स्टेक आज एक अग्रगुट है, नहीं कि सार्क। उसके बाद हमें तीसरा चरण देखना है जिसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या फेरफार, क्या क्या सुधार हो गए हैं, भविष्य में हो सकते हैं, इत्यादि चीज़ों की बात करेंगे। राइज ऑफ बिम्स्टेक की कहानी हमने यहाँ आपको कर दी। अब देखना है रिसेंट डेवलपमेंट्स में। सबसे प्रथम जो मैंने आपको बताया कि नए चार्टर के बारे में निर्णय लिया गया था, तो उसका ड्राफ्ट भी फाइनल हो गया है, ड्राफ्ट ऑफ न्यू चार्टर। और इस ड्राफ्ट को ग्रुप ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा अनुमति भी मिल गई है, यानी कि स्वीकार हो गया है, अनुमति, इसका स्वीकार हो गया है। ठीक है, तो अपने आप में ये अच्छी बात है, नजदीक के भविष्य में यह लागू हो जाएगा। फिर क्षेत्रवार योजना घड़ी गई। क्षेत्रवार, जो क्षेत्र की सूची हमने देखी थी उसको क्षेत्रवार ही कैलकुलेट किया गया और प्रत्येक राज्य को यानी कि प्रत्येक राष्ट्र को एक जिम्मेदारी दे दी गई एक क्षेत्र की। ठीक है, कि अगर एनर्जी है तो ये ले ले, कल्चरल कोऑपरेशन है तो वो नेपाल के पास रहे, अन्य कोई चीज़ है तो वो भारत के पास रहे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्लानिंग है और अगर अच्छी तरीके से ये एग्जीक्यूट हुआ तो मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र के लिए ये अपने आप में एक हितकारी घटना हो सकती है, हितकारी साबित हो सकता है। और अगर क्षेत्रवार वो सूची देखें तो हमारे सामने यहाँ एक फोटोग्राफ है। देखिए यहाँ उस बाजू प्रायोरिटी एरियाज है यानी कि क्षेत्रों का नाम है और यहाँ लीड कंट्री है। ये जो दूसरा हेडिंग आपको दिख रहा है ये लीड कंट्री है। देखिए सबसे प्रथम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है उसका लीड करता है भारत खुद,
टूरिज्म को लीड करता है भारत। काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम को लीड करता है भारत। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को लीड करता है भारत। एनर्जी के क्षेत्र में म्यांमार आगे है, म्यांमार को जिम्मेदारी दी गई है। पब्लिक हेल्थ में थाईलैंड है। एग्रीकल्चर में म्यांमार। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बांग्लादेश। टेक्नोलॉजी में श्रीलंका। फिशरी में थाईलैंड। पीपल टू पीपल कनेक्ट में थाईलैंड। पॉवर्टी एलिवेशन में नेपाल। क्लाइमेट चेंज में बांग्लादेश। और यहाँ एक छूट रहा है, वो है कल्चरल कोऑपरेशन। तो उसमें नेपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये चीजें हमें याद नहीं रखनी है, मगर यहाँ हमें देखना है कि बिम्स्टेक का जो प्लानिंग है वो किस प्रकार का है, किस तरह वो सहयोग एक दूसरे के साथ अचीव करते हैं, किस तरह अपना कामकाज करते हैं। तो इसके लिए हमें यह जानना थोड़ा ज़रूरी है। हो सकता है प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन पेपर्स में ये लिस्ट जो है वो पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्यालय का भी क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ पे किसका मुख्यालय स्थित है। साथ ही में किस क्षेत्र को कौन सा देश लीड कर रहा है, उसका भी यहाँ क्वेश्चन अच्छा निकल सकता है। तो हम लोग पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते, ठीक है। मगर आमतौर पे ऐसे प्रश्न यहाँ नहीं पूछे जाते, वो बात मानकर पैटर्न को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये मुद्दा है क्षेत्र का, क्षेत्रवार जो सूची बनाई है उसका। अब ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए भी इस प्लेटफॉर्म के सभी राष्ट्रों के बीच में बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन हो रहा है, और आगे के समय में हम एक सकारात्मक समाचार को प्राप्त करेंगे, वो भी तय है। फिर कई सारी समझौतियाँ भी हुई है, रिसेंट पास्ट में 3 अहम समझौती हुई ऑन द टॉपिक ऑफ, सबसे प्रथम लीगल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स, कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक एकेडमीज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, जो कि हमारे कोलंबो श्रीलंका में एस्टेब्लिश हुई है। तो काफ़ी सारा क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों के ऊपर हमारे सभ्य देशों के बीच में बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन भी चल रहा है। यही बिम्स्टेक को आगे बढ़ाएगा। अब आगे की बात करें, भविष्य की है, तो हमने रिसेंट डेवलपमेंट्स देखे, मगर अब भविष्य की बात करें तो FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आज समय की मांग है, बिम्स्टेक में होना चाहिए। नीड ऑफ आर, बिम्स्टेक में होना ही चाहिए, तब जाके सभी राष्ट्रों को इसका फायदा मिलेगा और इसको बढ़ावा मिलेगा, इसको एक प्रकार की ताकत मिलेगी। साथ ही में अगर मानवीय एसिस्टेंस की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन एसिस्टेंस, तो सभी राष्ट्रों के बीच में बहुत ही अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हो रहा है, इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सभी राष्ट्र एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं और इस संगठन को अच्छा बना रहे हैं। इस संगठन से पूरा विस्तार, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश अच्छा होगा। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट का मुद्दा था। अब चौथे मुद्दे में हमें कुछ हर्डल्स देखने हैं। देखिए 3 हर्डल्स यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं लेखक ने, जिसको हम लोग यहाँ बाइफरगेट कर देते हैं, दूसरा और ये रहा तीसरा, ठीक है। तीनों को एक कर समझेंगे, बहुत ही ब्रीफली समझेंगे, जिसमें से सबसे प्रथम है कि अगर स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक आपको चाहिए, मजबूत बिम्स्टेक के लिए तनाव मुक्त द्विपक्षीय संबंध होने चाहिए सभी राष्ट्रों के बीच में। तनाव मुक्त द्विपक्षीय संबंध किनके बीच में? सभी राष्ट्रों के बीच में। भारत म्यांमार के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में, भारत नेपाल के बीच में। मगर दुर्भाग्यवश यही यहां हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है, बिम्स्टेक जो है उसको उतनी मजबूती प्रदान नहीं होगी। अगर इंडिया नेपाल की बात करें तो तनाव युक्त है, इंडिया श्रीलंका की बात करें तो तनाव युक्त है, इंडिया आप अन्य कोई राष्ट्र बोले कि कोई भी, चाहे म्यांमार है, तो ये भी अनसर्टेनिटी से भरे हैं संबंध। क्योंकि हमें मालूम है हाल में ही म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया है और वहाँ तक जो सत्ता पलट हुई है, सत्ता का तख्ता पलट हुआ है मिलिट्री के द्वारा,
वो भी अपने आप में पूरे क्षेत्र की शांति को हानि पहुंचा सकता है। तो अनसर्टेनिटी से भरपूर है और इसीलिए यहाँ लेखक ने इसे एक हर्डल के रूप में आइडेंटिफाई किया है कि अगर पीसफुल और स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस नहीं होंगे तो हम लोग किसी भी ग्रुपिंग को मजबूत नहीं बना पाएंगे। दूसरा मुद्दा है अनसर्टेनिटी का। कुछ सभ्य राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे समूह को भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल, श्रीलंका, ये दोनों राष्ट्र ऐसे हैं, यानी कि काठमांडू और कोलंबो, ये दोनों राष्ट्र ऐसे हैं कि वे सार्क को रिव्यू करना चाहते हैं क्योंकि उनके हित सार्क में जुड़े हैं। सार्क में चीन का प्रभुत्व भी है और ये दोनों देश चीन तरफी है, तो ये सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं, मगर उसी के साथ बिम्स्टेक को भी ये सपोर्ट करते हैं, बिम्स्टेक को भी ये सहयोग देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीन तो किसी का नहीं है। आज इन देशों में लाभ दिख रहा है तो चीन इनको मदद कर रहा है, कल लाभ पूरा हो जाएगा तो चीन इनको धक्के मारकर निकाल देगा। तो ये देश समझ रहे हैं, इसीलिए दोनों बाजू अपना पैर रखना चाहते हैं, सार्क में भी रखना चाहते हैं, वहीं बिम्स्टेक में भी रखना चाहते हैं। तो अपने आप में ये भी एक हर्डल है, पूर्ण समर्पित नहीं है ये, तो ये भी लेखक ने एक हर्डल के रूप में इसे बताया है, इसे आइडेंटिफाई किया है। और जो तीसरा चरण है वो कहता है कि चाइना, हमें मालूम है पूरे क्षेत्र में चीनी प्रभाव भरपूर है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर बिम्स्टेक को बड़ा बनाना है, बिम्स्टेक को प्रभावी बनाना है, असरकारक बनाना है, तो चीन को इसमें एंट्री देनी पड़ेगी। चीन के बिना ये संगठन इतना मजबूत नहीं हो सकता। तो चीनी प्रभाव, ये भी अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो ये सारी बात है, ये सारे हर्डल्स है जो कि बिम्स्टेक के डेवलपमेंट को बांध रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो ये सारी लेख की महत्वपूर्ण बातें थी। अब वे फॉरवर्ड में हमें कुछ तथ्य देखने हैं, जिसमें से सबसे प्रथम है कि अगले वर्ष 2022 में बिम्स्टेक अपनी स्थापना की जो है 25वीं सालगिरह देख रहा है। तो इसी के लिए 25वीं सालगिरह को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाने के लिए बिम्स्टेक का एक संरचनात्मक फेरफार आज समय की मांग है। एक पैराडिग्म शिफ्ट होना चाहिए इसके पूरे स्ट्रक्चर में, इसके पूरी फंक्शनलिटी में, तब जाके बिम्स्टेक जो है वो एक विश्वव्यापी संगठन, एक मजबूत संगठन बन पाएगा जिसका आगेवान, जिसका नेता भारत होगा। और यहाँ एस जयशंकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो कि आज के इस हमारी सेशन की संभवतः आखिरी बात होगी। महानुभाव ने कहा कि इस संगठन के नामकरण का भी समय आ गया है, इसके नाम में फेरफार करना आज समय की मांग है। और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है और वो रिकमेंडेशन है द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। He recommended that BIMSTEC should be renamed and it should be renamed as the Bay of Bengal Community। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़े समाचार है। तो आज हमारी चर्चा यहीं पर हम लोग इसको अंत करते हैं, इसको संपूर्ण करते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का, जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर हमें विचार करना है। हमारे पास 3 कथन है, देखते हैं। सबसे प्रथम, बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत हुई थी। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। और तीसरा, बिम्स्टेक का नाम बदलकर द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी करने का सुझाव भारत के वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दिया है। उपर्युक्त कथनों को हमें समझना है, उसके ऊपर विचार करना है और इनमें से सत्य वाक्यों को हमें चुनना है। हमारे पास ऑप्शन भी है। अकॉर्डिंग टू दैट, ऑप्शन ए केवल पहला वाक्य ही सही है, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 वाक्य सही, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, और ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन इटसेल्फ। आपको इसका सही जवाब इस वीडियो के कमेंट सेशन में आपको कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब कुछ घंटों के बाद, इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद आपको पिंड अप किया हुआ मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम दिस साइड। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए
देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।